एक लेडी थी, उसको अपने हस्बैंड से डिवोर्स सिर्फ इसलिए चाहिए था क्योंकि वो गीला टॉवल बेड पे रख देते थे। वाइफ को इस बात पे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरा हस्बैंड मुझे सोशल मीडिया नहीं यूज़ करने देता है। किसी वाइफ को इस बात पे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे वीकेंड्स पे घुमाने नहीं ले जाता है। कई सारे डेटा हैं जिसमें हाउस एक मैरिटल रिलेशनशिप में कुछ 60% मेन ऑल्सो दे ऑल्सो फेस डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ या किसी भी तरीके का अब्यूज़। छोटी बच्ची थी, शी वॉज 5 years ऑफ एज, और उसके स्टेप फादर ने उसके साथ रेप किया। मैम, अगर लिव इन रिलेशनशिप में लड़की है और लड़का है और उनका ब्रेकअप हो जाता है, पर लड़की ये एलिगेशन लगाती है लड़के पे कि इसने तो शादी का वादा कर रखा था मेरे से और ये मेरे को ऐसे पागल बना रहा था। ये अभी नया जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें है कि अगर आपने किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आप रहे हो और आपने झूठी शादी का वादा किया है तो आप पे पीनल एक्शन हो सकता है। हाँ तो भाई, स्वागत है जनता का नए पॉडकास्ट में। जैसे कि रियल टॉक तमाम टॉपिक्स पे पॉडकास्ट आप लोग के लिए लाता रहता है। आज का जो टॉपिक है एकदम हटके है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो किसी सेलिब्रिटी का डाइवोर्स होता है तो बहुत तेज़ी से लोग अपना वर्डिक्ट देना शुरू कर देते हैं, अपने अपने कमेंट्स डालना शुरू कर देते हैं, ये तो इसलिए डाइवोर्स हुआ है, ये लॉज रहे होंगे या फिर ये कुछ रूल्स रहे होंगे। आज हम इन्हीं लॉज को जानने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीन फातिमा जी, जो कि एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो मैम, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? और मुझे 5+ एक्सपीरियंस है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और आई डील इन क्रिमिनल मैटर्स एंड मैट्रिमोनियल मैटर्स एज वेल। मैट्रिमोनियल के मैम पिछले अगर 2-4 साल में या 5 साल में देखा जाए, केसेस आपको देखने को मतलब बड़े हैं या फिर अभी कम हुए हैं? नहीं, आई थिंक कुछ 10 सालों से मैट्रिमोनियल केसेस में जो डिस्प्यूट के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं और आज के टाइम पे जितने डिवोर्स केसेस या मैट्रिमोनियल इश्यूज अराइज हो रहे हैं वो पिछले 10 साल में काफ़ी कम थे। मैम, बीइंग अ लॉयर आपको क्या क्या रीज़न, क्योंकि आप तो उन्हीं से डील करते हैं जो लोग परेशान हैं या जो लोग एक मैरिज में खुश नहीं हैं, तो आपके सामने क्या क्या रीज़न्स आते हैं? जैसे हम लोग बैठे हुए, हमारी अभी शादी नहीं हुई, तो हम लोग तो यही डिस्कस करते रहते हैं। इंस्टाग्राम एक रीज़न हो सकता है, लोग दूसरों से कंपेयर करते हैं, या आजकल लोगों में पेशेंस लेवल कम हो गया है, पर आपको तो आकर वो एक्चुअल स्टोरी बताते हैं। तो क्या रीज़न है जो आजकल सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है डाइवोर्सेस का या ना बनने का? देखिए, कई सारे रीजंस होते हैं, मतलब कुछ तो जेन्युइन होते हैं और कुछ बहुत ही सिली होते हैं, मतलब इतने सिली होते हैं कि सुनकर हंसी आती है। सबसे सिली वाला सो बताओ। इतने होते हैं कि एक लेडी थी, उसको अपने हस्बैंड से डिवोर्स सिर्फ इसलिए चाहिए था क्योंकि वो गीला टॉवल बेड पे रख देते थे। इतना सा रीज़न? हाँ, तो उसको सिर्फ इस रीज़न पे डिवोर्स चाहिए था अपने हस्बैंड से और वो झगड़ा भी कर रही थी मीडिएशन में कि मैं नहीं रह सकती इनके साथ क्योंकि ये गीला टॉवल बेड पे रख देते हैं और मैं बार बार। रीज़न नहीं हो सकता कुछ और? नहीं, यही रीज़न था, यही रीज़न था। वो इतना सिली रीज़न था कि उसको सिर्फ इसलिए डिवोर्स चाहिए था बिकॉज उसके हस्बैंड गीला टॉवल बेड पे छोड़ देते। इस केस में आप और कोर्ट क्या कहता है? नहीं, हमें भी समझ नहीं आता है क्योंकि हंसी भी आ रही होती है, बट यू हैव टू बी सीरियस एट दैट पॉइंट, क्योंकि आपको जो चीज़ आई थिंक मजाक लग रही है उस सामने वाला उस चीज़ पे बहुत सेंसिटिव हो सकता है, तो उस लेडी को ज़रूर बहुत ट्रिगर कर रहा होगा वो इशू, इसलिए वो डिवोर्स तक बात आ गई थी। बट सिली रीज़न ऐसे ही होते हैं। पर ऐसे मैटर में कि जो इतने सिली होते हैं तो कोर्ट या आप लोग ऐसे बोलते हो कि भाई आप थोड़ा टाइम ले लो, पहले सोच लो? ऑफ कोर्स मीडिएशन में यही होता है, जो मीडिएटर करना चाहता है कि बेसिकली वो एमिकेबली सेटल कराने की कोशिश करता है और वो ये देखते हैं कि अगर मतलब कहीं ऐसे तो डिस्प्यूट इसलिए तो नहीं आ गए यहाँ पे क्योंकि दोनों आपस में शायद बातचीत कम्युनिकेशन गैप है या कोई ऐसी सिली रीजंस तो नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स चाहते हैं कि शादी बच जाए और अगर ऐसे कोई रीजंस है जो हम बातचीत करके सॉल्व कर सकें तो उसमें वाइफ रह ले। और वो बोलते भी हैं कि आप 1 महीने हमारे कहने से टाइम ले लो और रह के देखो, अगर ये इश्यूज़ आपके फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं फिर हम इस पर रिव्यू करेंगे, तो करने की कोशिश करते हैं। बट ऑफ कोर्स किसी को भी किसी की मर्ज़ी के बिना तो रख नहीं सकती, कोर्ट भी मतलब दुनिया की कोई भी कोर्ट नहीं रख सकती है, तो जाहिर है दोनों की मर्ज़ी जहाँ शामिल होती है वहीं पे दोनों साथ रहते हैं। बट अगर वो पार्टीज़ बहुत एडमेंट हो जाती हैं तो उन केस पे तो फिर कोर्ट लॉयर्स nobody can do anything। बट इस केस में फिर कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था?
डाइवोर्स ग्रांट तो नहीं किया था, मतलब आई थिंक उसमें मुझे जहाँ तक याद है उसमें 1 महीने का टाइम दिया था उस लेडी को कि आप जाके रहो, देखो, एंड देन उसके पेरेंट्स से भी बात करी तो फिर उन्होंने अग्री किया कि हाँ ठीक है, हम 1 महीने टाइम दे करके देखते हैं और फिर अगर रह पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज। इस केस में हस्बैंड का क्या रिएक्शन था, वैसे पूछ रहा हूँ मैं। वो बेचारा हेल्पलेस था उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, बट मतलब आई डोंट नो कि हमें भी समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से रिएक्ट करें, क्योंकि हमें एट द सेम टाइम सिंपैथी भी फील हो रही होती है, बट एक छोटी सी आदत है, अगर आप बदल लो और उससे आपकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है तो बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे कैसे सिली केसेस देखते हो आपकी जिसकी वजह से हो जाता है? सिली और मतलब कोई रीज़न नहीं होता है, कोई भी छोटे से आर्ग्यूमेंट्स वो किसी भी चीज़ में बदल सकते हैं। किसी वाइफ को इस बात पे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरा हस्बैंड मुझे सोशल मीडिया नहीं यूज़ करने देता है, किसी वाइफ को इस बात पे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे वीकेंड्स पे घुमाने नहीं ले जाता है, किसी को अगर कोई बहुत हाई मेंटेनेंस है तो ट्रिप पे नहीं ले जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। सीधा डिवोर्स, कुछ भी हो सकता है सिली रीज़न पे। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर जो सीरियस मैटर्स हैं, जो रीजंस हैं, तो उसमें एक तो सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं वो इनफिडेलिटी है, यानी कि चीटिंग, जो कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में लोग आ जाते हैं शादीशुदा होने के बाद भी। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है डिवोर्स केसेस का। और दूसरा रीज़न जो मैं समझती हूँ वो हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़। हस्बैंड आपका बहुत अच्छे सी जॉब नहीं करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है। मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे हस्बैंड्स दिखाते हैं कि उनका अपना घर है, मतलब किराए का घर होता है, पर वो दिखावा करते हैं कि ये मेरा घर है और मैं ये जॉब करता हूँ, और ये सब झूठ बोल के वो शादी कर लेते हैं। और फिर बाद में शादी के बाद पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ना वो जॉब करता है, ना ही उसका अपना घर है, ना ही कुछ ऐसे फैक्ट्रीज जो वो दिखा रहा था कि हैं हमारे पास। किसी ने एक लड़के ने क्लेम किया था कि मैं सीबीआई में जॉब करता हूँ, और शादी के बाद पता चला कि वो फ्रॉड था, वो कुछ भी नहीं करता था। तो ये फ्रॉड के केसेस होते हैं जो दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। एक तो ये रीज़न होता है, और एक दूसरा ये होता है कि आप शादी तो कर लेते हो बट आपको फिर बाद में रियलिटी चेक होता है कि नहीं, शायद जो मेरी फाइनेंशियल नीड है वो आपका पार्टनर मैच नहीं कर पा रहा है फुलफिल। ये फिर वही आ जाते, घुमाने नहीं ले जाते या शॉपिंग नहीं कराते। और अगर जैसे चीटिंग की बात करें मेजरली, तो कैसे कैसे केस आते हैं, मतलब किस तरीके की चीटिंग आपके सामने आती है या कैसे कैसे आरोप लगते हैं? चीटिंग एक तो ये होता है कि आपके पार्टनर से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं लग रहा है, आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है, या जो भी चीज़ें जो आपने सोचा हुआ था शादी से पहले कि शादी के बाद ऐसा लाइफस्टाइल मेरा होगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप वो जो चीज़ें हैं वो आप किसी और के अंदर ढूंढने लगते हो। तो एक तो वो होता है कि चीटिंग लोग उस वजह से करते हैं। दूसरा ये होता है, जैसे एक केस था तो उसमें लड़की का अफेयर ऑलरेडी चल रहा था पहले से, शादी उसने जानबूझ के करी लड़के से। क्यों करी? क्योंकि वो एक ऑफिसर था, एक अच्छी रैंक पे था वो लड़का, तो उसको लालच ये था कि शादी करूंगी और इसकी जो सर्विस बुक में नॉमिनी की तरह अपना नाम लिखवाऊंगी, फिर इस लड़के का कुछ भी होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या तो डिवोर्स दे दूंगी तो एलिमनी अच्छी मिल जाएगी, नहीं तो बिकॉज शी बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली। तो उनका ये भी इंटेंशन था, मतलब ऐसा मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है कि मुझे डर है कि ये मुझे जैसे ही इस लड़की का नाम मेरी सर्विस बुक में रिकॉर्ड होगा मैं मर सकता हूँ, मेरी जान ली जा सकती है और इस लड़की को मेरी जॉब मिल जाएगी। मैम एलिमनी भी एक बहुत बड़ा फाइट का रीज़न बनता है पोस्ट डिवोर्स, मतलब पार्टनर्स में लड़ाइयाँ होती हैं और डिवोर्स फिर स्ट्रेच होता रहता है। तो जैसे आजकल भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी सेलिब्रिटी की अगर डिवोर्स होता है तो जो गर्ल है उसको बदनाम किया जाता है, एलिमनी के चक्कर में कर रही है सॉर्ट ऑफ। तो मेन मैं लॉज जानना चाहता हूँ, किस लॉज क्या कहते हैं, मतलब कि किस रीज़न की वजह से एलिमनी देनी चाहिए, कितनी मिलती है? नहीं, तो लॉ इस पे सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग्स है। लॉ क्या कहता है कि जो वाइफ का स्टेटस होगा वो हस्बैंड के बराबर होगा। मतलब शादी अगर उनकी रह रही होती तो शादी के टाइम पे जो जिस तरीके से वो अपना जीवन उस अपने हस्बैंड के साथ रहती, शादी टूटने के बाद भी उसका लाइफस्टाइल अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होना चाहिए, सेम स्टेटस होना चाहिए। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग एलिमनी या मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड किया जाता है।
और 2-3 और मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कोर्ट कंसिडर करती है वाइल ग्रांटिंग एलिमनी। तो एक तो ये हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है स्पाउस का, और दूसरा ये भी देखता है कि शादी कितने टाइम तक चली है, दोनों कितने टाइम रहे हैं, वाइफ का क्या स्टेटस है। तो ये सारे फैक्टर्स कोर्ट डिटरमिन करती है। मैम वैसे देखा जाए तो क्या मतलब जैसे हमें सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि लड़कों के पास इतने राइट्स नहीं है, अगर बाय चांस केस होता है और एलिमनी मांगी जाती है तो 50% कहा जाता है कि देनी होती है। अगर लड़के के नाम पे है तो हाँ, अगर लड़के के नाम पे है प्रॉपर्टी तो इस केस में भी अगर लड़का सही है बाय चांस और फिर भी लड़के के नाम पे, तो क्या क्या तरीके हैं कि वो बचा पाए? जैसे आजकल तो लोग अवेयर हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं प्रॉपर्टीज़ ही अपने नाम पे नहीं रखते हैं, पेरेंट्स के नाम पे रखते हैं या किसी और के नाम पे रखते हैं, पर प्रॉपर्टीज़ ही अपने नाम पे नहीं रखते हैं। क्योंकि जब एलिमनी देनी पड़ेगी तो वो एक एफिडेविट लगता है इनकम का, और जो भी एसेट्स हैं लड़के के वो दोनों पार्टीज़ को देनी पड़ती है, लड़की को भी देनी होती है और लड़के को भी देनी होती है कि हमारी ये इनकम है, ये हमारे एसेट्स हैं, अगर एफडीज़ हैं तो ये हैं, और ये सारे हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ इनकम्स है। तो फिर वो नहीं रहेगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपका जो सैलरी है उसका कुछ परसेंट कोर्ट जितना, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर होती है बेसिकली, कि कोर्ट कितना सोचती है कि हाँ इसको इतनी ज़रूरत है। अगर बच्चा भी है इन्वॉल्व तो बच्चे का भी मेंटेनेंस देती है वो, और अगर बच्चा नहीं है तो सिर्फ स्पाउस के खर्चे के लिए वो उतना डायरेक्ट डिडक्ट होने लगता है। बट अगर बिजनेसमैन है या इस तरीके की चीज़ें हैं तो फिर वो असेट्स और कितनी मंथली इनकम है क्या है उस बेसिस पे कोर्ट डिटरमिन करती है। मैम अगर जैसे सपोज हम चीटिंग की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो चीटिंग के केसेस आते हैं, अगर आप कोई केस के एग्जांपल से बता पाओ, कौन ज़्यादा चीट कर रहा है, फीमेल्स या मेल्स ज़्यादा चीट कर रहे हैं, कौन आपके पास ज़्यादा आता है कि डाइवोर्स चाहिए मुझे अपने पार्टनर से? नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकते। चीटिंग आई थिंक कोई जेंडर स्पेसिफिकली ज़्यादा नहीं कर रहा है, बट हाँ हमारे पास ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं जिसमें मेल ज़्यादा चीट कर रहे होते हैं। तो फीमेल्स काफ़ी परेशान होती है कि इनकी कॉलीग्स के साथ भी इनका अफेयर चल रहा है, और इधर कहीं पे भी जिम जाते हैं तो वहाँ पे भी है। तो मैं अभी जिम बहुत बदनाम हो रहा है। बहुत टाइम से मैं परेशान थी, बट नाउ आई एम डन एंड आई वांट टू टेक डिवोर्स फ्रॉम हिम। बट ऐसा नहीं है, लड़कियां भी चीट कर रही हैं। लड़कियों को भी अगर लगता है कि नहीं आई डिजर्व बेटर, तो दे ऑल्सो गो फॉर अदर पीपल। तो क्या लड़के आते हैं डाइवोर्स फाइल कराने? हाँ, लड़के आते हैं। तो जैसे लड़कों को पता है कि यार अगर मैं डाइवोर्स करूँगा तो इन एनी केस मेरे लिए लॉस है ही है, तो फिर भी लड़के ज़्यादा विलिंग होते हैं डाइवोर्स के लिए। तो उस केस में, क्योंकि ऐसा भी होता है ना मैम कि लड़कियां 1-2 केस फालतू ही लगा सकती हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया या हरासमेंट लगा दिया या पेरेंट्स पे लगा दिया कि ये डाउरी के लिए मुझे वो कर रहे थे, तो लड़के फिर इस डर से मतलब पीछे नहीं रह जाते? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमारा जो सोशल कंडीशनिंग है ना, वो भी एक रीज़न है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर किसी वाइफ को पता है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है, स्टिल वो बहुत टाइम तक टॉलरेट करती है और वो कोई भी एक्शन नहीं लेती है। डिवोर्स तो बहुत, मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है ज़्यादातर केसेस में, मैं नहीं कहूँगी हर केस में ऐसा होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन दे डू नॉट ऑप्ट फॉर डिवोर्स। ठीक है, तो वो चुप रहती हैं, दे वेट कि हाँ उनका हस्बैंड मे बी हिल कम बैक टू हर। बट मैंने जहाँ तक मेन के केसेस में देखा है तो उनका आई थिंक ईगो थोड़ा सा ब्रूज हो जाता है इस चीज़ से, आई थिंक। तो वो अगर, और एक उनके पास ये ग्राउंड भी होता है डिवोर्स लेने का, एक जो सॉलिड ग्राउंड है ना डिवोर्स का, वो चीटिंग ही है उनके पास। तो अगर उनको लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि और तो कुछ वो प्रूव कर नहीं सकते, डोमेस्टिक वायलेंस दे कैन नॉट प्रूव एंड अदर थिंग्स दे कैन नॉट प्रूव, राइट। तो अगर उनको लगता है कि हाँ उनकी वाइफ चीट कर रही है उन पे, तो वो एक सॉलिड ग्राउंड बन जाता है उनके लिए डिवोर्स का, तो दे कम। तो वो प्रूफ लेकर ही आते हैं? प्रूफ लेकर आते हैं, बट वो कितना इफेक्टिव होता है वो अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है डिस्कशन का। और मैम अगर ऐसा है कि जैसे बाय चांस जो लड़की है वो हस्बैंड पे एलिगेशंस लगा रही है फेक कि डोमेस्टिक वायलेंस करता है, करता है, वो करता है, तो क्या ऐसा होता है कि सीधा सीधा लड़की की मानी जाती है और लड़के की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती, या सबूत देखे जाते हैं? उस वे में कैसे वर्क करते हैं लॉज? हाँ, तो मैं वही बताने रही थी आपको कि तो उसमें क्या होता था कि प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता था विमेन के लिए कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या मुझसे डावरी की डिमांड हुई है। तो कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और कुछ केस लॉज भी आए हैं जिसमें कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई फीमेल इस तरीके की
की चीज़ें फेस करती है तो उसके सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे ही पुलिस को एफआईआर लॉन्च करनी होगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होगी। तो ये उन फीमेल्स को हेल्प करने के लिए था जिनके पास कोई एविडेंस नहीं होता था या जिनके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं होता था कि वो अपना पक्ष रख पाएँ या कोई कोर्ट में प्रूव कर पाएँ। बट फिर हुआ क्या कि उसी चीज़ का मिसयूज़ होने लग गया। तो अभी क्या होता है कि फॉल्स केसेस आ जाते हैं, है ना, क्योंकि आपका जो केस है वो लॉन्च हो जाएगा सिर्फ आपके स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड्स को मैं एडवाइस करती हूँ ये करती हूँ कि आप जितना हो सके आपका जो भी कम्युनिकेशन अपनी वाइफ से वो आप डॉक्यूमेंट करके रखें। अच्छा। डॉक्यूमेंट करके रखें, जैसे कोई भी कम्युनिकेशन आपका व्हाट्सएप पे है, ईमेल पे है या कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो आप डॉक्यूमेंट करके रखें। सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा पोस्ट है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो आपके केस को हेल्प कर सकता है, जो आपको डिफेंड कर सकता है, वो आप रखें। कोई MLCs हैं जैसे कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो आपके केस को सपोर्ट करता है वो आप रखें। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ। मैम एक बार ना पूरा प्रोसेस समझते हैं। अगर किसी को अपने आपस में नहीं बन रही और वो आते हैं डिवोर्स के लिए, तो बाय लॉ क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और कितना टाइम टेकिंग होता है, एक बार आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो अगर कोई कपल आपके पास आता है? हाँ, तो डिवोर्स का पहले तो डिवोर्स कितने तरीके का होता है हम ये समझ लेते हैं। एक तो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों को लगता है कि भाई हमारी नहीं बन रही है और हम एक एलिमनी डिसाइड कर लेते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है वाइफ कुछ भी एलिमनी नहीं लेती है, वो बस बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए, कस्टडी अगर बच्चा है तो मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिवोर्स लेते। वो सबसे सिंपल तरीका होता है। फिर हम उसमें बस एक एप्लीकेशन लगाते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की और फिर वो डिसाइड हो जाता है 2-3 डेट में। 2 राउंड्स होते हैं उसके भी, एक फर्स्ट मोशन होता है और सेकंड मोशन में डिक्री पास हो जाती है। शायद कोर्ट कोई ऐसा टाइम भी देता है कि आपको इतने टाइम रह के 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड होता है। बट जहाँ पे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका है मैरिज का, तो उस केस में फिर हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं वेवर की कि वो कूलिंग पीरियड हमारा वेव कर दिया जाए, तो उसमें फिर हो जाता है 2-3 महीने में ही डिवोर्स हो जाता है। हम डिवोर्स के दौरान बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है, जैसे अगर बच्चा माइनर है तो 99% केसेस में माँ को ही मिलती है, माँ को ही मिलती है। अगर आप ये प्रूव कर लें कि माँ इनकॉम्पिटेंट है, जैसे कि मेंटली अनस्टेबल है या जो भी ये सारे रीजंस हो, कोई ड्रग अब्यूज़ करती है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रूव कर लें तो एक्सेप्शनल केसेस होंगे। बट अदरवाइज 99% अगर मारती है बच्चों को बहुत ज़्यादा तो भी नहीं, बट ये प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये आप प्रूव कैसे करोगे कि मारती है? जैसे हमारी एक क्लाइंट थी, वो बच्चे को शी हैड बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सम अदर मेडिकल कंडीशंस ऑल्सो, तो वो बच्चे को अपने ड्राउन कर देती थी। अरे अच्छा। पानी में वो ड्राउन कर देती थी। तो वो जो इन लॉज थे उसके, वो कोर्ट में बोलते थे कि शी इज़ नॉट मेंटली फिट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, बट कोर्ट नहीं सुनता अगर बच्चा माइनर होता है, क्योंकि ये सिर्फ एलिगेशंस है, आपके पास कोई प्रूफ तो नहीं है, कोई वीडियो तो नहीं है, कोई फोटोग्राफ्स हों तो आप प्रूफ कर लो। तो प्रूफ कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फिर उस केस में माँ को ही मिलता है। फिर माइनर नहीं, अगर मेजर है, अनमैरिड बेटी है और बेटा है, तो उस केस में फिर कोर्ट देखती है वेलफेयर किसका, बच्चे का इंटरेस्ट देखती है कि बच्चा का एजुकेशन किसके पास बेटर हो सकता है, कौन बच्चे को ज़्यादा अच्छे से फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे सकता है, या बच्चे की मर्ज़ी भी पूछी जाती है। कई बार जजेस चेंबर में बुला के बच्चों को पूछ लेते हैं कि आपको मम्मी ज़्यादा पसंद है या पापा ज़्यादा पसंद है, आप किसके पास रहना प्रेफर करोगे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ओके, एंड ये तो हो गया म्यूचुअल डाइवोर्स। और किस टाइप के डाइवोर्स होते हैं? और दूसरा डाइवोर्स होता है जिसमें हस्बैंड या वाइफ किसी भी रीज़न से डिवोर्स लेना चाहते हैं, या तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उस ग्राउंड पे ले रहे हैं, मेंटल क्रूएलिटी हो रही है उस ग्राउंड पे ले रहे हैं, या चीटिंग के ग्राउंड पे ले रहे हैं डिवोर्स, तो उसमें से हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई डिवोर्स के लिए फ़ाइल करता है। और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी को सामन्स इशू होते हैं। और हमारे कोर्ट में क्या है कि मैट्रिमोनियल मैटर्स में कोर्ट का नॉर्मल अप्रोच क्या होता है कि सेटल हो जाए मैटर, है ना। तो बिकॉज दे ऑल्सो नो कि जब ये स्ट्रेच होते हैं तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, और एज भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि कोर्ट भी समझती हैं अभी आप यंग हो तो यू आर फाइटिंग, बट व्हाट इफ अगर 5-6 साल बीत जाएंगे आपको लड़ते लड़ते, फिर आप क्या करोगे,
है ना, आपकी एक रीमैरिज की भी एज नहीं रहेगी, आपका जो ये 5 साल का टाइम गया है वो भी आप नहीं लौटा पाओगे। तो कोर्ट दे ऑल्सो वांट कि सेटल हो जाए। तो पहली या दूसरी हियरिंग्स में ही क्या होता है, कोर्ट चाहती है काउंसलिंग करें, दोनों हस्बैंड वाइफ को बुला के काउंसलिंग करते हैं, ये मीडिएशन के लिए रेफ़र करते हैं कि आप देखो बातचीत करके क्या सुलझ सकता है, या अगर आप रहना चाहते हो तो रह लो, नहीं रहना चाहते हो तो फिर डिवोर्स की टर्म्स पे आप अग्री कर जाओ कि डिवोर्स के म्यूचुअली आप अग्री कर जाओ, अगर नहीं रहना है आपको साथ में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अगर मीडिएशन फेल हो जाता है, जैसे कुछ लोगों का इंटेंशन ही ये होता है कि हमको हरास करना है, ठीक है, तो उसमें जैसे सपोज हस्बैंड को डिवोर्स चाहिए, वाइफ को नहीं चाहिए, तो उसको रहना भी नहीं है साथ में लेकिन सिर्फ हरास करना है, तो वो क्या करेगी, वो सेटल नहीं करेगी, वो सिर्फ ड्रैग करेगी मैटर 6 साल 7 साल। बट वो ड्रैग करने के ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, किस लिए खिंचती हैं चीज़ें इतनी ज़्यादा? कुछ नहीं, कोर्ट में नहीं आते, कोर्ट में नहीं आते। और हमारे क्लाइंट है तो उनकी वाइफ क्या करती हैं, हर डेट पे, दूसरी तीसरी डेट पे वो लॉयर चेंज कर लेती हैं। तो लॉयर आके ये बोल देता है कि मैं अभी इंगेज हुआ हूँ, मुझे इस फैक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे फाइल गो थ्रू करनी पड़ेगी, तो हमें डेट दे दीजिए। तो इस तरीके से ड्रैग होता है मैटर। तो ये भी हरासमेंट का टूल बन जाता है बेसिकली कि द वाइफ थिंग्स कि मैं तो अब शादी करूँगी नहीं, तो मैं भी नहीं करने दूँगी, तो मैं भी सेटल नहीं होने दूँगी। तो एक विंडिक्टिवनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, एक बहुत कड़वाहट देखने को मिलती है मैट्रिमोनियल मैटर्स में, तो वो एक प्रॉब्लम है। मैम आप क्या सजेस्ट करते हो लड़कों को भी और लड़कियों को भी जो अभी देख रहे हैं रिश्ते या प्लान कर रहे हैं शादी के लिए, तो टू बी लीगली सेफ, क्योंकि इंडिया में एक तो अरेंज मैरिजेस का भी कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप बहुत जल्दी मिलके बहुत जल्दी शादी कर लेते हो और आधी चीज़ें पता भी नहीं होती, या मतलब लड़के को लड़की के बारे में और फैमिलीज़ के बारे में, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, बाय लॉ कैसे रहना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं दोनों? नहीं मुझे ऐसा लगता है शादी ऐसी चीज़ है जो ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है, ठीक है, तो उस पर अगर इफ़ यू आर टू सस्पिशियस ऑन योर पार्टनर तो फिर रिश्ता चलेगा ही कैसे, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ट्रस्ट के बेस पे ही चलाना चाहिए। इफ़ यू थिंक द अदर पर्सन इज़ राइट, आई थिंक सब लोग सोच समझ कर ही शादी करते हैं और उस इंसान को वो लगता है कि वो उसके चेक बॉक्स में फिट हो रहा है तभी कोई शादी करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ करके किसी गलत इंसान से शादी करता है। बट इफ़ यू थिंक कि सामने, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा था, तो उसमें क्या होता, शादी को सिर्फ 1 हफ्ते हुआ था और वो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, फुटेज की कुछ क्लिप्स आ रही थी, तो उसमें वाइफ बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में पूरे घर में घूम घूम के बात कर रही थी, मतलब हस्बैंड को भी और हस्बैंड की फैमिली को भी बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रही थी। तो मतलब वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी अगर वो कल को जाके केस फाइल कर देती है तो सारी फैमिलीज़ तो आई मीन कोर्ट भी और लॉ भी वो हस्बैंड की फैमिली को ब्लेम करेगा, बट क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है सो दे हैव अ प्रूफ, राइट, दे हैव अ प्रूफ टू शो कि नहीं भाई ये 1 हफ्ता हुआ शादी को और ये आके इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं। तो अगर कुछ बात बिगड़ती है तो इट्स बेटर टू हैव थिंग्स डॉक्यूमेंटेड। और अगर मैम जैसे कोई है नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, तो लड़की की ही सुनी जाएगी, ऐसा है? अनफॉर्चुनेटली यस, हमारे इंडिया में विमेन सेंट्रिक लॉज हैं जो कि बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाए गए थे टू सपोर्ट विमेन, टू हेल्प देम, बट मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वी कैन नॉट डिनाई। पर मैम जैसे ये पहले बनाए गए थे और पता है कि ये मिसयूज़ भी हो रहा है, तो क्या कोर्ट में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि इस चीज़ को भी थोड़ा ठीक करा जाए कि भाई इतना भी ना हो मिसयूज़? इस चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है, बल्कि अभी बहुत रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस चीज़ को एक लीगल टेररिज्म का नाम दिया, जो विमेन सेंट्रिक लॉज है। उन्होंने बोला कि दीज लॉज हैव बिकम टूल टू हैरास हस्बैंड एंड हिज फैमिली, तो ये एक लीगल टेररिज्म की तरह बन चुका है। तो उसके लिए डिस्कशंस चल रहे हैं कि हमें मेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाने चाहिए या कुछ जेंडर न्यूट्रल लॉज भी होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेन डोमेस्टिक वायलेंस नहीं फेस करते हैं। कई सारे डेटा हैं जिसमें एक मैरिटल रिलेशनशिप में कुछ 60% मेन दे ऑल्सो फेस डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़, या किसी भी तरीके का अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ हो सकता है, फाइनेंशियल अब्यूज़ हो सकता है, या
वाइफ आपकी आपके पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अब्यूज़. सो वी कैन नॉट डिनाई कि डोमेस्टिक वायलेंस है तो वो सिर्फ फीमेल का ही हो सकता है, मेल का भी हो सकता है. सो देयर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन टू हैव जेंडर न्यूट्रल लॉज. मैम इस केस में क्या होता है, जैसे डाइवोर्स की फाइट हो रही है कपल में और गर्लफ्रेंड जो है, मतलब जो गर्ल है वो सुसाइड नोट में किसी उसका नाम लिख जाए अपने पार्टनर का, और वो बंदी सुसाइड कर लेती है, और जो बंदा होता है वो उस केस में बिल्कुल ही मतलब वो गलत नहीं होता, तो कोर्ट उस केस में क्या करता है? देखिए हमारे यहाँ जो लॉ है वो डाइंग डिक्लेरेशन, वो क्या कहता है कि मरता हुआ आदमी ना कभी झूठ नहीं बोलता. तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ने मरने से पहले कोई चीज़ लिखी है, अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो झूठ नहीं हो सकता, तो उसकी एक्यूरेसी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है. वो 99% कोर्ट मान के चलती है कि वो सच होगा. 1% पे अगर आप अपना डिफेंस बिल्ड करो और फिर प्रूफ करो कि नहीं, मतलब बाकी एविडेंस के बेसिस पे कि नहीं ये गलत है और ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर वो मैटर ऑफ ट्रायल है, वो ट्रायल के बाद पता चलेगा. बट वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अगेंस्ट द अदर पर्सन, वो डाइंग डिक्लेरेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एक्यूरेट. बट मैम एक चीज़ और होती है, जैसे कि मान के चलो किसी ने किसी पे एलिगेशन लगाया, फीमेल ने मेल पे, कि ये मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था, तो क्या वो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएगा और वो अपना ट्रायल जेल से करेगा और उसको बेल अप्लाई करनी पड़ेगी? ऐसा क्यों होता है कि वो मतलब तुरंत पुलिस उसे जेल में ही डाल देती है? नहीं, इसमें कई सारी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कहती है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के केस में या मैट्रिमोनियल केसेस में आप फ़ौरन अरेस्ट नहीं करोगे, आप नोटिस सर्व करोगे और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करोगे, और उस बीच में जो हस्बैंड होता है उसके पास टाइम होता है एंटिसिपेटरी बेल लेने का, तो वो एंटिसिपेटरी बेल उस बीच में ले सकता है अगर उसको एप्रीहेंशन है दैट ही माइट बी अरेस्टेड. बट अदरवाइज इमीडिएटली अरेस्ट नहीं होता. जजमेंट्स कई सारी हैं जो. पर ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिनमें इमीडिएटली अरेस्ट हो जाते हैं लोग, जैसे आप क्रिमिनल लॉयर भी हो? जैसे कि प्राइमा फेसी केसेस में, जैसे कि एक वाइफ थी तो उसने शादी के थोड़े टाइम के बाद ही 85% बर्न इंजरी सस्टेन करी, और फिर उसके जो फैमिली लड़की के घर वालों ने कंप्लेंट करी, तो उस केस में इट्स क्वाइट एविडेंट राइट कि वो बर्न इंजरीज उसने सस्टेन करी है, तो जाहिर सी बात है इन लॉज घर में थे और सर्कमस्टांसेस ऐसी थी कि उसको किसी ने आग लगाई है, तो उन केसेस में अरेस्ट हो जाता है. हम शादी के टाइम पे इंडिया में मेजरली डाउरी हमेशा से बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है. तो जैसे मान लो लड़की वालों ने बोल दिया कि मतलब ज़बरदस्ती दहेज की वो थी, मांग की जा रही थी, तो सिंस प्रूफ भी नहीं होता है, तो लड़के वाले इस केस में अपने आप को डिफेंड कैसे करते हैं अगर वो लोग मतलब उन्होंने मांग करी भी नहीं है? तो मतलब इस केस में फिर लॉ किसकी सुनता है? नहीं, इस केस में लॉ ऐसे सुनता है कि आपको दिखाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन. जब ट्रायल चलेगा तो आप दिखाओगे ना, अगर डावरी की मांग हुई तो आपने कुछ तो पैसे दिए होंगे, ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप वो दिखाओगे कि हाँ ट्रांजैक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं है. जैसे कि एक हमारे क्लाइंट है तो उसमें लेडी ने क्या एलिगेशन, उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया, कुछ भी नहीं लिया, बट जब डावरी की उन्होंने कंप्लेंट डाली तो उन्होंने क्या किया, जो उनके घर में ऑलरेडी फर्नीचर वगैरह था उसकी ही फ़ोटो डाल करके वो दिखा रही हैं कोर्ट में कि ये हमारी फैमिली की तरफ से दिया गया था. तो द गाय वो स्मार्ट, उसके पास सारी रिसीट्स थी, बिल्स थी, उसने सब कोर्ट में प्रोड्यूस किया कि ये देखिए ये 2009 में मेरी शादी, 19 में मेरी शादी से पहले का ये फर्नीचर है, ये सारी चीज़ें मैं सारे रिसीट्स रखता हूँ, और ये सब तो इन्होंने दिया ही नहीं है मुझे. बैंक का ट्रांजैक्शन दे लीजिए, कुछ नहीं है. शादी की वीडियोग्राफी आप देख लीजिए, कुछ भी, कोई डिमांड नहीं है. और रही बात अगर ये बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली को कॉल करके पैसे मांगने हैं, तो आप देख लीजिए इस डेट का तो कोई कॉल रिकॉर्ड ही नहीं है. तो ये चीज़ें बर्स्ट करना बहुत इजी होता है, बट टाइम टेकिंग होता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है. जो चीज़ें फोर्सफुली मांगी जाती हैं सिर्फ वही डाउरी कंसिडर करता है लॉ, या फिर अगर कोई जैसे गिफ्ट एज अ गिफ्ट देते हैं अपने बच्चों को कि ये, तो फिर काफ़ी लोग, जैसे कोई मैसिव शादी होती है तो इंटरनेट में ना हुआ बन जाता है कि ये डाउरी को एनकरेज कर रहे हैं, देखो यहाँ इसमें क्या चल रहा है. तो जो फोर्सफुली मांगा जाता है लॉ सिर्फ उसी को कंसिडर करता है डाउरी, या फिर जो एनीवेज जो चलता रहता है? नहीं, गिफ्ट्स को नहीं कंसिडर करता है एज अ डाउरी. आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी या अपने सन इन लॉ को कुछ देना चाह रहे हो या उनकी फैमिली को कुछ देना चाह रहे हो, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डावरी. बट हाँ, अगर आपसे ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है, फिर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर ये डिमांड पूरी नहीं करी तो भेज देंगे हम तुमको वापस, तो वो केसेस हैं.
ओके। और मैम अगर क्राइम वाले केस की बात करें, आपने वो भी हैंडल करे, तो कुछ आप थोड़ा बताओ कि उस केस में कैसे होता है और कैसे कैसे क्राइम किसी आप केस से बता सकते हो कि आपने। क्राइम आई थिंक जैसे कि रेप केसेस आते हैं जो बहुत सैड केसेस होते हैं, रेप केसेस है ना, तो रेप केसेस में मैंने देखा है कि जो परपेट्रेटर्स होते हैं वो जो विक्टिम होता है उसकी इमीडिएट फैमिली का ही होता है, या तो इमीडिएट फैमिली का होता है या एक्सटेंडेड फैमिली का होता है, मतलब somebody who should be protector of that girl, बट वही उस चीज़ को क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं और वही परपेट्रेटर बन जाते हैं। तो वो एक सैड चीज़ मुझे देखने को मिलती है। जैसे कि एक छोटी बच्ची थी, शी वॉज 5 years ऑफ एज, और उसके स्टेप फादर ने उसके साथ रेप किया, स्टेप फादर ने उसके साथ रेप किया। और फिर माँ, क्योंकि शादी हो चुकी थी तो माँ ने ही कंप्लेंट करी और थोड़ा टाइम के बाद उसने सेटलमेंट कर लिया और वो कोर्ट में आके स्टेटमेंट दे रही है कि नहीं मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, और लड़की जो बच्ची थी उससे भी स्टेटमेंट दिलवा रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस ग्राउंड पे दे वर आस्किंग फॉर बेल। तो बट उस चीज़ में मेडिकल रिपोर्ट थी उसके अगेंस्ट, जो अक्यूज था उसके अगेंस्ट मेडिकल रिपोर्ट थी। तो फिर कोर्ट वाज वेरी फ्यूरियस एंड द कोर्ट वाज लाइक हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू कम विथ समथिंग लाइक दिस। और तो ये इंसिडेंट आई थिंक बहुत सैड होते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग भी होते हैं। एज अ लॉयर वी फील वेरी सैड कि वेयर द सोसाइटी इज़ गोइंग। तो ये, और बाकी तो जो मर्डर वगैरह के केसेस होते हैं तो वी ऑल्सो गेट सरप्राइज समटाइम्स कि भाई आप छोटी छोटी चीज़ों पे इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं कि आप किसी की जान ले लेते हो, है ना, और इतनी बुरी तरीके से, ब्रूटल तरीके से मर्डर किया जाता है। सो हम सोचते हैं कि उस बंदे का मेंटल कंडीशनिंग क्या होगा, मतलब वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा या कैसा उसका एनवायरनमेंट होगा कि वो इतना एंगर, इतना फ्रस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। तो क्या वैसे मैम कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास जैसे जो जिसने करा है, कि मतलब जिसने मर्डर करा है उसके लिए आप केस लड़ रहे हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है? सी लॉ हमारा कहता है, जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि जब तक कोई प्रूवन गिल्टी ना हो, यू हैव टू प्रिज्यूम दैट ही इज इनोसेंट, राइट। सो वी डोंट कम टू दैट कंक्लूजन कि दिस पर्सन इज गिल्टी, ठीक है। दिस इज आवर जॉब टू रिप्रेजेंट हुएवर कम्स टू अस। तो हम ऐसे पहले से नहीं माइंडसेट बना लेते हैं कि हाँ तुमने क्राइम किया ही है, क्योंकि बिकॉज देन दिस विल हैम्पर आवर केस ऑल्सो, एंड दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल एथिक्स, दिस इज़ अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स। तो हम ऐसा नहीं डिसाइड करते हैं, बट हाँ अगर एविडेंस उसके फेवर में होता है कोर्ट रिलीफ देती है, बिकॉज देन इट इज़ अप टू द जज। वी ओनली प्रेजेंट the facts and evidences whatever we have before us to the court, and then the court decides कि whether merit है उस केस में या नहीं है, या उसको रिलीफ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैम बीइंग अ लॉयर, क्या आपके प्रोफेशन में भी ऐसा होता है, क्या आप लोग भी ट्राई करते हो कि केस खिंचता जाए, या क्योंकि जैसे अतुल सुभाष के केस में हमने देखा कि डिफेंडिंग लॉयर जो वाइफ का था और जज था सब मिले हुए थे, या वो कोशिश करते हैं कि 2-4 चीज़ें और डालो, या अपने मतलब थोड़ा सा जब भी नोइंग द फैक्ट कि हमारा क्लाइंट गलत कर रहा है, तो क्या ऐसा होता है जेन्युइनली? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। सी आई थिंक हर प्रोफेशन में देयर आर ब्लैक शीप्स एवरीवेयर। तो मैं नहीं कहूँगी कि हर कोई सही है, बट हाँ कुछ लोग करते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस जो जिनको इवन नोइंग दैट दिस इज़ रॉन्ग दे डू इट जस्ट बिकॉज उनको जो भी गेन हो रहा है उस चीज़ से वो करते हैं। तो मैं डिनाई नहीं करूँगी इस चीज़ को, बट हाँ ये नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में वी शुड बी सेंसिबल एंड वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द अदर पर्सन, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, ये एक सोसाइटी, एक घर टूट रहा है मतलब एक सोसाइटी का ही एक पार्ट है वो टूट रहा है ना, राइट। तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर एक्शन, आई फील। अच्छा मैम, कोई ऐसा केस हुआ है आपके मतलब कि जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया हो और सॉल्व ना हो पा रहा हो, क्योंकि आपने क्राइम केस हैंडल करे हैं काफ़ी सारे?
पेचीदा सी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, वी प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट राइट, तो हमारे यहाँ वो पेचीदा हो चुका होता है ट्रायल कोर्ट में ही, फिर वो हाई कोर्ट में पेचीदा हो चुका होता है, फिर वो हमारे पास आता है। तो हम एपलेट कोर्ट में काम करते हैं, सो वी ओनली डिस्कस द लीगल इश्यूज, मतलब लॉ पे वी डिस्कस, हम फैक्ट्स पे नहीं जाते हैं। क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, मतलब कोर्ट में क्या होता है, जो फैक्ट्स होता है, जैसे फैक्ट्स पे डिस्कशन या फैक्ट्स पे आर्ग्यूमेंट आप ट्रायल कोर्ट में कर सकते हो, फिर हाई कोर्ट में वो थोड़ा और लिमिट होता है, और सुप्रीम कोर्ट में आके वो प्योरली लॉ बेस्ड हो जाता है। सो वी ओनली प्रिपेयर आवर केस ऑन लीगल प्रिपोजिशंस। लीगल प्रिपोजिशन क्या है, हम उस पे करते हैं, वी डोंट गो इनटू द फैक्ट्स मच। मैम आप सिंस इतने क्राइम केसेस देखते हो, तो क्या ऐसा होता है जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि लॉयर्स को भी बहुत थ्रेट कॉल्स या कुछ मिलते ऐसे आए जाते हैं, तो आपने फेस किया ऐसा कुछ कि आपको भी थ्रेट्स आ रहे हैं? नहीं, फॉर्चुनेटली मुझे अभी तक थ्रेट कॉल्स तो नहीं आते हैं, बट हाँ ऑपोजिट काउंसिल्स की तरफ से हमें कुछ इनडायरेक्ट अल्योरमेंट्स ज़रूर आते हैं, लाइक दे ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद यू एंड देन दे ट्राई टू कन्विंस यू कि मैम यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्राइब करने की भी कोशिश करते हैं? हाँ, इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट, बिकॉज दे आर लॉयर्स, दे ऑल्सो नो हाउ टू चूज देयर वर्ड्स, सो यू कैन नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल, बट यू नो वेयर ही इज गेटिंग इनटू। अच्छा मैम, सिंस हमने मैट्रिमनी और ये क्राइम की बहुत ज़्यादा बात कर ली, मैं चाहता हूँ आम जनता को भी उनके बेसिक लॉज पता होने चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आम आदमी दिनचर्या में फेस करता है, या फिर मोस्टली लोग जैसे ट्रैफिक में कोई चेकिंग कर ले, कोई उसको पर्सनली सर्च कर ले, या किसी के पास एकदम से पुलिस आ जाए, किसी ने कोई कंप्लेन करी एकदम पुलिस आ जाए, तो हमारे क्या लॉज हैं कि अगेंस्ट पुलिस या अगेंस्ट वो, कि हम अपनी डिफेंस में क्या कर सकते हैं जनरली? नहीं, अभी तो देखिए जो नया लॉ है ना BNS, उसमें पुलिस को भी ये डायरेक्शन दी गई है कि आप जो भी अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको जैसे सपोज इफ़ यू आर अरेस्टिंग अ सस्पेक्ट, ठीक है, तो आपको वो जो सस्पेक्ट को आप अरेस्ट करते टाइम आपके पास वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में होना चाहिए, कि आप जैसे एक कैमरा पर्सन होना चाहिए और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के इंटेंशन से वो लेजिस्लेचर ने बनाया है। बट फिर हमने क्या देखा कि कुछ वीडियोस वायरल हुए, उसमें क्या था, वो बिल्कुल सेटअप लग रहा है, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा है, जहाँ पे एक बिल्कुल सुनसान जगह पे कोई लड़का अकेला चला जा रहा है और पुलिस आती है, दौड़ के उसको पकड़ लेती है बिना किसी पूछताछ के, और उसके जेब से पॉकेट से वेपन निकलता है। तो वो बहुत ही स्क्रिप्टेड लगने लगा। तो पुलिस ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड आउट इट्स लूप होल्स। तो ये चीज़ है, बट वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ये हमारा लॉ कहता है, जो न्यू लॉ आया है BNS, तो वो कहता है कि डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। बट अगर आपको अपनी तरफ से, अगर मैं कहूँगी सेफगार्ड करने के लिए, तो आजकल मोबाइल सबके पास है, कैमरा सबके पास है, आप रिकॉर्ड करिए उस चीज़ को, आप इमीडिएटली अपनी किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को इन्फॉर्म करिए कि आप ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हैं। आप अगर किसी लीगल प्रोफेशनल को जानते हैं तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिए, उनको एक्सप्लेन करिए, उनसे सलाह लेने की कोशिश करिए, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। और हो सके तो उनको उस पुलिस स्टेशन में बुलाइए, क्योंकि अगर कोई बड़ा ऑफेंस के लिए अगर आपको पुलिस अरेस्ट करी है, तो ये पुलिस पे की ड्यूटी है कि वो आपके किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म करे कि आप इस क्राइम में अरेस्ट किए गए हो। मैम, जैसे ये चीज़ें भी होती है ना कई बार, कि आजकल बहुत मसला है कि पार्किंग में लड़ाई झगड़ा हो गया, या कुछ रोड रेज हो गई, और कोई एक दूसरे बंदे के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करता है, हालांकि गलती दोनों की होती है, या सामने वाले जिसने गलती करी है वो पहले जाके कंप्लेन कर दे, तो सामने वाले के पास क्या राइट होता है उस केस में? अगर पुलिस आती भी है तो हम कैसे, मतलब, या फिर जिसने कंप्लेन कर दी वो फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपके पास भी राइट है, आप क्रॉस कंप्लेंट फाइल कर दो। आप क्रॉस कंप्लेंट फाइल कर दो। अगर सिर्फ बहस हुई है, मारपीट हुई है, और आपके पास कोई वीडियो वगैरह प्रूफ है या कोई आई विटनेस है, तो वो आपका केस वेरीफाई कर देगा। आपके पास भी राइट है, आप भी पुलिस को अप्रोच कर सकते हो, आप भी अपनी एक रिटन कंप्लेंट दे दो उस पर्सन के अगेंस्ट, अगर आपको लगता है कि उसने आपके साथ गलत किया है, ना कि आपने उसके साथ गलत किया है, तो यू ऑल्सो है। बट उस केस में अगर हमारे डोर पे पुलिस आ जाती है, तो हमें तुरंत उनके साथ चले जाना चाहिए, या कोई थाने से कॉल करता है, क्या हमें बिना लॉयर के चले जाना चाहिए?
वो उस टाइम उसी टाइम हमें अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, आई डोंट थिंक इतने छोटे मोटे मसले में पुलिस अरेस्ट कर लेगी आपको फ़ौरन। अगर आपकी ऐसी वर्बल फाइट्स हो रही हैं तो उस पर तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। आप जाओगे, पुलिस भी बुलाती है आपको कि आप आ जाओ, अगर आप दोनों का प्रॉब्लम है तो आप आके एक रिटन कंप्लेंट दे दो, क्योंकि पुलिस सिर्फ पीसीआर कॉल आप करोगे उसके बेसिस पे एक्शन नहीं लेती है। तो जब तक आप रिटन कंप्लेंट पुलिस में नहीं दोगे वो पुलिस भी एक्शन नहीं लेती है। दे ऑल्सो हेजिटेट, दे ऑल्सो टेल यू कि प्लीज़ जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है सर, आप हमारे साथ चल लो या अभी आप आधे घंटे के बाद आ जाना और एक रिटन कंप्लेंट। मैम इस केस में क्या ऐसे होता है कि जैसे रोड रेज हुई है सपोज किसी के बीच, और कोई बंदा फेकली बोल रहा है कि इसने गाड़ी से हिट कर दिया, और मतलब ना वीडियो ना कोई सबूत है बट एलिगेशंस लगा रहा है, तो इस केस में कैसे बच सकता है इंसान अगर वो फेक कर रहा है तो? फेक कर, अच्छा मैंने एक वीडियो देखी थी अभी बहुत टाइम, थोड़े दिन पहले, तो उसमें था कि एक लेडी ड्राइव कर रही थी और उसके पास वो कैमरा था, डैश कैम था। तो उसने देखा वो चला रही और एक गाड़ी फौरन से आई, उसको ओवरटेक करा और पीछे से उसको हिट किया और फिर सारी फैमिली निकले इंजर्ड होके, एंड दे प्रिटेंडेड टू बी इंजर्ड, और फिर वो सारे कैमरा वीडियोस बनाने लगे उस लड़की को ही। तो मे बी आई थिंक ये चल रहा है आजकल कि लोग क्या करते हैं कि वो आपको आके आगे से हिट करेंगे, पीछे से हिट करेंगे और फिर खुद ही आपकी वीडियो बनाएंगे, फिर वो आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे या इस तरीके से आपको एक्सटॉर्ट। तो वो एक अच्छा मुझे लगा कि वो, क्योंकि उसके पास डैश कैम था तो उसके पास प्रूफ था, क्योंकि पुलिस भी अगर आएगी तो वो ये देखेगी कि गाड़ी पीछे से हिट हुई है या आगे से हिट हुई है। पीछे से अगर आपने आगे से हिट करी और वो पीछे से हिट हुई है, इट मीन्स गलत आपको ही समझा जाएगा। नोबडी नोज, अगर रोड चल रही है तो आपके पास कोई विटनेस भी नहीं होगा उस टाइम पे आपका केस प्रूफ करने के लिए। तो डैश कैम लगा के रखे हैं। मैम क्या पुलिस को ये अलाउड है कि वो रैंडमली आपको रोक के चेक कर सकती है कि तुम इलीगल ड्रग्स तो नहीं कैरी कर रहे हो, मतलब तुम्हारी पॉकेट्स, वॉलेट और पूरी कार को ऐसे चेक कर सकते हैं, ये अलाउड है? नहीं, डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऐसे प्रेमिसेस पे एंटर कर रहे हो जहाँ पे सिक्योरिटी में का रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी चेक होंगी ये सब, तो वो कर सकते। रैंडम रोड पे अलाउड है? नहीं, रैंडम रोड पे दे हैव टू जस्टिफाई कि वो क्यों आपको चेक कर रहे हैं। दे हैव टू टेल यू द रीज़न, है ना। कि क्या अगर सर्च कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं हम आपको इसलिए सर्च कर रहे हैं, तो आप उनसे हमेशा पूछ सकते हो आपके पास सर्च वारंट है। आप हमेशा पूछ सकते हो क्या आपके पास सर्च वारंट है, किस केस में आप ले रहे हो। आपके पास सर्च वारंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते मुझे सर्च। तो मतलब बिल्कुल भी गाड़ी को टच नहीं कर सकते अगर उनके पास सर्च वारंट नहीं है तो? जैसे ट्रैफिक चेक पोस्ट हो, वो तो नॉर्मल है, दिस इज, हाँ वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं आपको। बट अगर किसी ऑफेंस के लिए, सपोज इफ दे आर टेलिंग यू कि एक कुछ हुआ है और आप उससे रिलेटेड हो, आपका नाम एज अ सस्पेक्ट आया है, तो इसलिए हम आपको सर्च करें, तो आप हमेशा उनसे पूछ सकते हो कि क्या आपके पास सर्च वारंट है। बट अगर नॉर्मली कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं? हाँ, वो तो सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। किसी बिल्डिंग में आप एंटर कर रहे हो जहाँ का रिक्वायरमेंट है कि सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, तो वो तो दैट इज, तो उसके लिए आप नहीं रोक सकते। मैम एक चीज़ और होती है, बहुत सारे आजकल यंग कपल्स गाड़ी में होते हैं एंड बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस आ जाती है जिसमें वो कहती है अपने पेरेंट्स को कॉल करो या ऐसे करो, जबकि चलो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं और तब वो पकड़े जाएं तो फिर समझ में आता है। बट अगर वो सिर्फ बैठे हैं और पुलिस इज़ ट्राइंग टू हरास देम कि आप क्या कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो उनके पास वो राइट है पुलिस के पास, या उस टाइम हमें मतलब कुछ है? नहीं, दिस इज एक लॉ है जो पब्लिक, अगर कोई ऑब्सीन चीज़ें कर रहा है पब्लिक में तो वो पनिशेबल है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन पुलिस कैन इंटरवीन। बट अगर ऐसा नहीं है, दो अडल्ट्स हैं, माइनर नहीं है, और दोनों जो भी कर रहे हैं, देन पुलिस हैज़ नो राइट। बट पुलिस नॉर्मली परेशान करती है पैसे लेने के लिए या जो चीज़ें करने, और लोग भी दे देते हैं कि लोग भी दे लेते हैं कि घर में फ़ोन ना जाए क्योंकि हो सकता है घर में, हाँ पीछे छुड़ाने के लिए लोग भी दे देते हैं। बट ऐसे वो मांग नहीं सकते और ये चीज़ गलत है। अगर वो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा पब्लिक ऑब्सीनिटी जैसा कुछ नहीं हो रहा है, देन दे कैन नॉट। मैम लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर भी बहुत इन है आजकल, तो उस केस में क्या राइट्स होते हैं कपल के? क्या अगर उस केस में कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है या कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या जनरल रूल्स फॉलो होते हैं या लिव इन के लिए कुछ अलग रूल्स हैं हमारे लॉ में? तो जी देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप है वो इंडिया में लीगल तो नहीं है बट इलीगल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, ग्रे जोन में है। हाँ ग्रे जोन में है। और इसमें क्या है कि
सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब एक्नॉलेज किया है लिव इन रिलेशनशिप को, और वो कहते हैं कि जहाँ पे बहुत टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में कोई कपल रह रहा है तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो लोग मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अगर डोमेस्टिक वायलेंस कोई लड़की रिपोर्ट करती है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रही तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शी हैज़ द लीगल रेमेडी एंड शी कैन ऑलवेज गो टू कोर्ट और द अथॉरिटीज़ टू रिपोर्ट सच केसेस। तो उस चीज़ में भी सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को एक्नॉलेज करता है और कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जो लिव इन पार्टनर है उसके पास राइट है, वो शी कैन ऑलवेज अप्रोच टू कोर्ट्स। और क्या बोलते हैं, जैसे लेकिन इन लोगों के पास ये राइट्स नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, और अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा होता है तो उसके पास इनहेरिटेंस का राइट नहीं है, और जैसे अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स है तो उसका कोई भी बेनिफिट इनको नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें। मैम अगर लिव इन रिलेशनशिप में लड़की है और लड़का है और उनका ब्रेकअप हो जाता है, पर लड़की ये एलिगेशन लगाती है लड़के पे कि इसने तो शादी का वादा कर रखा था मेरे से और ये मेरे को ऐसे पागल बना रहा था, तो क्या लॉ एक्ट करेगा उस केस में? हाँ, ये अभी नया जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें है कि अगर आपने किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आप रहे हो और आपने झूठी शादी का वादा किया है तो आप पे पीनल एक्शन हो सकता है। बट ये तो फिर प्रूफ भी नहीं हो सकता। नहीं, प्रूफ हो सकता है, सी जैसे वर्बली वादे हो जाते हैं यहाँ पर या कुछ भी, तो वो कैसे प्रूफ करेगा कोई? क्योंकि इस केस में लड़की सीधा ऐसी भी कह सकती है इसने वादा किया था मुझसे। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग अभी आज के टाइम पे। लेकिन फिर वही है, वो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी आप कोर्ट में ले आते हो, आप बताते हो कि ये आपकी कोई कम्युनिकेशन होती है या टेक्स्ट पे है ऐसा कुछ, तो वो सारी चीज़ें आप प्रूफ करते हो। मतलब वो ट्रायल का स्टेज हो जाता है लेकिन एक्शन हो जाता है लड़के पे। इस लॉ के अंदर अगर किसी ने एलिगेशन लगा दिया कि इसने मुझसे झूठी शादी का वादा किया और फिर मुझे एक्सप्लॉइट किया, तो वो उस पे इस केस में अगर लड़के ने बोला हो कि इसने वादा किया था और ये अब नहीं निभा रही है तो भी नहीं, सेम रूल्स नहीं है, सेम रूल्स नहीं है। और क्या सज़ा है मैम अगर जैसे नहीं है सबूत? सज़ा इसमें 10 इयर्स की पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 इयर्स। तो बहुत ही अनफेयर हो गया। हर चीज़ में लड़के ही पिस रहे हैं मैम, ये दिख रहा है मुझे। मोस्टली केसेस में लड़के पिस रहे हैं। ये चीज़ में आपको करनी चाहिए कोर्ट में कि लड़कों के लिए भी करो। नहीं, लॉ बनाना तो हमारा लेजिस्लेचर का काम है, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। हम लेजिस्लेचर जो हमें लॉ बना के देता है, हम सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी जजमेंट्स वगैरह हैं वो पास करते हैं। तो आई थिंक हमको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए लेजिस्लेचर को, और आपके थ्रू ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए लेजिस्लेचर को किस पे लॉ बनाए। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला एंड बहुत ही नया कुछ हमें सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। एंड हम मिलते हैं जनता से नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करिए, सोच समझ के शादी करिए, शादी का झूठा वादा मत करिए। ये तो बिल्कुल मत करिए। मैम आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? ऑडियंस से मैं यही कहूँगी कि शादी जैसे आपने बोला सोच समझ के करिए, देख करके करिए कि आप जिससे शादी कर रहे हैं अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किस तरीके से पहले से डिसाइड करके रखिए कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। और आई थिंक ये अच्छा समझदारी का स्टेप है। और अगर कोई अग्रीमेंट, तो प्री नप्शल एग्रीमेंट तो इंडिया में वैलिड नहीं है। अच्छा, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है जिसमें कि आप पहले डिसाइड कर लो कि प्रॉपर्टी आपको नहीं दैट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। बट हाँ, ओरली अगर आप डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आप दोनों के बीच में क्लैरिटी है चीज़ों को लेकर के, तो वो बेटर है। अगर डॉक्यूमेंट पे ऐसे ही साइन करवा के रख ले नहीं, बट वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा ना लॉ में। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बार भी करता है ना, शादी के टाइम पे कोई भी कंडीशन अगर आप लगाते हो तो शादी इनवैलिड हो जाती है। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। ऑडियंस से हम बोलेंगे अपना ख्याल रखो। टिल देन हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।